जून है 23rd लेक्चर नंबर जून 23rd लेक्चर नंबर 16। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम की। सो मुझे पता है कि वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी एक्स। लाइन इंटीग्रल अगर मैं देखूं सो इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एफ डॉट डी एक्स 1D में। अगर 3D में देखूं तो दो पॉइंट्स के दरमियान एफ एफ आर डॉट डी आर। वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे बताता है कि वर्क डन एग्जैक्टली इक्वल है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बिटवीन टू पॉइंट्स जिसको हम डेल ऑफ की लिखते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है हाफ एम वी स्क्वायर। बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? इट इज़ कैपेसिटी ऑफ ए पार्टिकल टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। जबकि अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, सो व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ ए पार्टिकल टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। सो पोटेंशियल एनर्जी एक कैपेसिटी है किसी भी पार्टिकल की टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, जबकि काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी या स्पीड हम कह सकते हैं। सो हम क्योंकि बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। सो सबसे पहले हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि से हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एग्जैक्टली एफ जी में है, क्योंकि जेड एक्सेस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख रहे हैं माइनस एम टाइम्स जी। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही है विच अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट दिस टू सम पॉइंट दिस। मेरे पास से ये कोई पॉइंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 y1 z1 से। सिमिलरली ये कोई पॉइंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 y2 z2 से। सो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो वर्क डन इस फोर्स, वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं? सो मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? उस W को, वर्क डन को हम कह रहे हैं जी ऑफ आर ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम, क्योंकि इस पर फोर्स सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में लग रही है। सो एफ डॉट डी जेड सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करेगा, बाकी कोई भी कंपोनेंट सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में है। क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ हमें z कंपोनेंट गिवन है, ये सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डाउनवर्ड एक्ट करती है। सो बाकी दोनों कंपोनेंट सर्वाइव नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। एफ डॉट डी एक्स सर्वाइव नहीं करेगा, एफ डॉट डी वाई सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ k डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है। सो ये शेप मेरे पास आ जाएगी, f कांस्टेंट है माइनस एम टाइम्स जी। सो यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस एम जी, एफ की जगह कांस्टेंट आ जाएगा। डी जेड का इंटीग्रल आ जाएगा z, दो पॉइंट्स के दरमियान z1 से लेकर z2, बाकी x और y की यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो जो ग्रेविटेशनल वर्क डन है वो मेरे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स एम जी, z2 आ जाएगा माइनस z1 आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेवल कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे एम जी मल्टीप्लाई करवा दूँ लेकिन माइनस साइन बाहर ही रखने दूँ, तो मेरे पास शेप कुछ इस किस्म की आ रही होगी। माइनस हमने बाहर ही रहने दे दिया, एम जी z2 माइनस एम जी z1। ये एग्जैक्टली शेप बनती है पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि शेप है एम जी हाइट होती है। यहाँ पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ z जो कि हाइट का रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एम जी जेड, सो ये z2 है, एक हाइट, कोई भी हाइट जिसको हमने z लेवल 2 किया हुआ है, ये कोई भी हाइट है जिसको हमने लेवल z1 किया हुआ है। सो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं एट हाइट z2, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं एट हाइट z1। सो अगेन ये दोनों का डिफरेंस है। सो वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वर्क। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी between 2 points z1 and z2 is the negative of the work done by the gravitational force on the particle।
नेगेटिव वर्क डन का एग्जैक्टली क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई भी वर्क नहीं किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिसने वर्क किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो दिस मीन्स डेफिनेटली अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती तो पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ ले आती. ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिसने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया है, जिसने Z1 से पार्टिकल को मूव करवाया है किसी हाइट Z2 पर. सो वर्क इज़ डन ऑन द पार्टिकल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. यही रीज़न है कि वर्क डन जो है वो हमारा नेगेटिव आया है. सो इफ़ द ओनली फोर्स एक्टिंग इज़ ग्रेविटी, देन यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि ग्रेविटी है, सो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं. मुझे पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि एग्जैक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है. और अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर भी देख चुके हैं जो ग्रेविटेशनल वर्क है, जो कि है नेगेटिव ऑफ u ऑफ z. अगर एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन में मैं अगर माइनस मल्टीप्लाई करवा दूं तो Z2 वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, Z1 वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी. एग्जैक्टली वही हमने यहाँ भी लिखा हुआ है. सो ग्रेविटेशनल वर्क जो है वो नेगेटिव ऑफ u ऑफ Z2 प्लस u ऑफ Z1 है, क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल वर्क है, ये भी ग्रेविटेशनल वर्क है. अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो K2 माइनस K1 इज़ इक्वल टू माइनस u ऑफ Z2 प्लस u ऑफ Z1 है. अगर मैं K1 इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो बेसिकली एक तरफ मेरे पास K1 वाली टर्म हो जाएगी, दूसरी तरफ मेरे पास K2 वाली टर्म हो जाएगी, और सॉरी लेवल 1 टर्म हो जाएगी, दूसरी तरफ लेवल 2 टर्म हो जाएगी. अगर मैं इसको यहाँ देखता हूँ तो ये टर्म एग्जैक्टली यहाँ पर है, U2 इधर चली गई है, U1 इधर आ गई है. सो यहाँ पे K2 प्लस Z2 आएगा, U ऑफ Z2 यहाँ पे U ऑफ Z1 प्लस K1 आएगा, उसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है U ऑफ Z1 प्लस K1. ये शेप कुछ यूँ बनेगी, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे. ये बनेगा K2 प्लस U ऑफ Z2 इज़ इक्वल टू K1 प्लस U ऑफ Z1. ये टर्म मैंने पहले लिखी हुई है, ये टर्म मैंने बाद में लिखी हुई है. ये बेसिकली है क्या? ये है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1. ये मेरे पास क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2. तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, जो कि सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. सॉरी, सो ये पोजीशन 1 पे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन 2 पे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है. बेसिकली K प्लस U क्या रिप्रेजेंट द टोटल कैपेसिटी ऑफ अ पार्टिकल टू डू वर्क by the virtue of its velocity and position. सो ये बेसिकली इसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी बाज़-औक़ात कहते हैं, बाज़-औक़ात इसको हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं. टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो कि हमेशा कंजर्व रहती है. अगर इन दो पॉइंट्स को देखें, इन दो पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं. सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि K प्लस U ऑफ Z कांस्टेंट है, जिसको मैंने E का नाम लेवल किया हुआ है. So if only force acting is gravity, तो मुझे पता है कि E एग्जैक्टली इक्वल है K प्लस U ऑफ Z, जो कि कांस्टेंट है. अगर मैं इसकी शेप डाल दूँ, इसकी शेप डाल दूँ, सो E इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर mgz, जो कि कांस्टेंट है. अगर किसी वजह से Z इंक्रीज़ होता है, इन दोनों का सम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये डिक्रीज़ होगा. इफ़ for some reason Z increases, definitely V decreases. If for some reason Z decreases, definitely V increases, क्योंकि इन दोनों के सम को कांस्टेंट रहना है. सो हमारे पास अगर एक और केस है, और वो केस ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, ग्रेविटी के अलावा अगर हमारे पास कुछ और फोर्सेस आ रही हैं तो उनके वर्क को हम कैसे डील करेंगे, ये हम देख रहे हैं. Say gravity plus other forces. Suppose there are forces act beside gravity.
सच एज फ्रिक्शन फोर्स एक एग्जांपल है, हमारे पास और भी फोर्सेस हो सकती हैं. लेट W अदर रिप्रेजेंट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी. ग्रेविटी के अलावा हमने एज्यूम किया है कि जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसकी वजह से जो भी वर्क है उसको हमने W अदर कहा हुआ है. सो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? डेफिनेटली इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये बेसिकली मुझे क्या कहता है? इंक्लूडिंग ग्रेविटी. ये मुझे कहाँ से मिला है? ये बेसिकली क्या कहते हैं? टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्लूडिंग ग्रेविटी. सो ये बेसिकली मुझे जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ बता रहा है कि जो टोटल वर्क डन है. सॉरी यहाँ नज़र नहीं आया मेरा ख्याल है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में. वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे ये बताता है कि जो टोटल वर्क डन है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस ऑल अदर फोर्सेस, इन दोनों का जो सम है ये डेफिनेटली बराबर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, जिसको डेल की भी लिख सकते हैं, K2 माइनस K1 भी लिख सकते हैं. ये मुझे क्या बताता है? बेसिकली जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो एग्जैक्टली मुझे यही बता रहा है. सो ये भी स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही लिखी हुई है, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्लूडिंग ग्रेविटी. सो एग्जैक्टली ये वही स्टेटमेंट है, कोई और स्टेटमेंट नहीं है जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है. सो अगर मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वर्क है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है. ये मैं इक्वेशन 1 से निकाल चुका हूँ. इक्वेशन 1 जो हमने लेवल किया हुआ था वो एग्जैक्टली यही शेप थी, mg z(2) माइनस mg z(1), जिसको हमने इसको हमने u2 ऑफ z कहा था, इस टर्म को हमने u z(1) कहा हुआ था. सो एक मैंने ये टर्म रख ली W ग्रेविटेशनल की जगह, W अदर मैंने सेम रख दिया. ये मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1 एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही रख दी. अब हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली हम ये निकालने जा रहे हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा. रीअरेंज इसको हम कैसे करेंगे? रीअरेंज ऐसे करेंगे कि ये जो मेरे पास पूरी की पूरी टर्म है इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव की टर्म हो जाएगी. तो W अदर मेरे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास गिवन भी है. से जो W अदर है वो मेरे पास क्या आ रहा है? वो मेरे पास आ रहा है, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगी W अदर के लिए एक ये वाली टर्म जो कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म थी, हाफ mv². यहाँ हमने लिख लिया हाफ mv². जो दूसरी यहाँ पे मेरे पास टर्म थी वो यहाँ पे नहीं आ रही है, थोड़ा सा मसला है. पहले इसको देख लें फिर इसको देख लेते हैं. एक मेरे पास सीधा W अदर जो आ जाएगी वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 2, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 1. वो यहाँ पे मैंने बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 2, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 1, बीच में माइनस का साइन है. अगर आप यहाँ भी देख लें तो बीच में माइनस का साइन है. फिर दूसरी टर्म एग्जैक्टली ये टर्म उधर जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव सेम रहेगा. सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा mg z2 माइनस mg z1. इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 3 लेवल कर दिया हुआ है. अगर मैं गौर से देखता हूँ तो ये बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन रही है. ये मैं गौर से देखता हूँ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स बन रही है. सो जो जितना भी अदर वर्क होगा, जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगी अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब के सब कहाँ से आ जाएंगी? अगर मुझे पास पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो एग्जैक्टली वर्क डन बाय अदर फोर्सेस आएगा. मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ. इस इक्वेशन 3 को रीअरेंज कैसे करता हूँ मैं? ये 1 वाली टर्म साथ लिखना चाह रहा हूँ, 2 वाली टर्म साथ लिखना चाह रहा हूँ. दोनों 2 वाली टर्म में पॉजिटिव है, 1 वाली टर्म में नेगेटिव है. तो सबसे पहले मैंने 2 वाली टर्म काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अलग कर ली, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अलग कर दी. ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस कॉमन ले लिया, ये काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं गौर से देखूं तो ये K2 प्लस U2 है माइनस टाइम्स ये K1 प्लस U1 है. सो ये मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी E2 है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट E1 पे है, नेगेटिव साइन है. ये मुझे टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बता देगा. सो वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स
एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल्स चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर वर्क अदर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, अगर वर्क लेस देन ज़ीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। सो उसके बाद हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे आज के लेक्चर में। एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा क्या है। ये मेरे पास एक पाथ है, ये पाथ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यूँ घूम के एग्जैक्टली यूँ घूम के वापस जाता है। इस सर्किल का जो रेडियस है वो आर है। इस टॉप पॉइंट पर यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट यूँ जा रहा होगा, ये एग्जैक्टली इसके अंदर की तरफ से जाएगा। यूँ पार्टिकल यूँ आके फिर इसके अंदर की तरफ से यूँ जाके फिर यूँ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है, जिसको हमने कहा है वेलोसिटी एट टॉप वी कहा हुआ है, और ये जो हाइट है इस हाइट को हमने एच कहा हुआ है। तो इस सवाल पे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट एच इन टर्म्स ऑफ रेडियस। हमने हाइट बतानी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस सच दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द लूप। तो कि ऑब्जेक्ट अराउंड द लूप मूव करे विदाउट फॉलिंग ऑफ द टॉप बी, जो कि बी पॉइंट है। इस बी पे यूँ नीचे गिर ना जाए, उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि विदाउट फॉलिंग वो अराउंड मूव कर जाए। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने बता दिया कि वेलोसिटी टॉप पे पॉइंट बी पे वी टी है। सो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हमने दो पॉइंट्स पे एनर्जी को कंपेयर करना होगा। एक मेरे पास एग्जैक्टली ये पॉइंट है, दूसरा मेरे पास एग्जैक्टली ये पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट को जैसे ही यहाँ से मैं छोड़ूंगा, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके बाद जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। सो यहाँ अगर आप गौर से देख लें, अगर आप यहाँ गौर से देख लें, एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी एम जी एच जो कि हाइट है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अगर मैं बी की बात करूँ तो मैं वापस आ जाता हूँ। अगर मैं इस बी की बात करूँ तो इसकी जो हाइट है मुझे इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ऑब्जेक्ट का मैस अगर m है, हाइट मुझे गिवन है। सो ये इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg2 ऑफ r, जो कि इसकी हाइट है। सो एट पॉइंट b टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेटली हमें देखना यह है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एट mg2 टाइम्स r, जो कि इसकी हाइट बनती है, हाफ m। टॉप पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो v t थी। सो हमने क्या निकालना है, हमने बेसिकली वेलोसिटी हमने हाइट निकालनी है। सो मुझे पता है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इन दोनों की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो मैंने इक्वेट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 1 में एम जी एच आ रहा है, इक्वेशन 2 में mg2r आ रहा है प्लस हाफ mv² आ रहा है। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा mgh mg2 टाइम्स r हाफ mvt², क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल सम मैस कैंसिल हो जाएगा, जी यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से जी भी कैंसिल हो जाएगा, एच आ जाएगा मेरे पास सिंपली 2r, यहाँ पे v आ जाएगा, और जी एक यहाँ से जो हुआ है यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ, वो यहाँ आ जाएगा 2g। अब मैं h निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ r, अगर किसी तरीके से मुझे vt पता चल जाए। vt के लिए मुझे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। vt के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अब मुझे फाइंड आउट करना है vt मैं कैसे निकाल सकता हूँ। से now we need to find velocity at the top of the loop vt। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी निकालनी है एट पॉइंट बी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर सिर्फ दो ही फोर्स लग रही हैं जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं। एक उसका वेट जो कि एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स जो एग्जैक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सो इन दोनों का सम एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि mv² और r होता है।
हमारे केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वी टी है, सो एफ सी आ जाएगा एम वी टी स्क्वायर ओवर आर विच इज़ इक्वल टू एम जी प्लस एन। मिनिमम स्पीड जो मुझे चाहिए जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यूँ क्रॉस कर जाए, उससे ज़्यादा के लिए भी डेफिनेटली क्रॉस करेगा, लेकिन जो मिनिमम स्पीड चाहिए उससे अगर कम होगी तो क्रॉस नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। उस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ एम जी चाहिए, एन नहीं चाहिए। अगर एन ज़ीरो भी है फॉर मिनिमम वी टी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, सो डेफिनेटली उसके हायर के लिए वी टी एग्जिस्ट करेगी, ऑब्जेक्ट सर यहाँ से पास हो जाएगा। लेकिन अगर वी टी उससे कम होगी तो कभी नहीं होगा, वो उसकी वी टी की जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए एन ज़ीरो है। सो हमारे पास जो शेप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सो एम वी टी स्क्वायर ओवर आर विच इज़ इक्वल टू एम जी एन, मैंने ज़ीरो पुट कर दिया। इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूँ सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, सॉरी। सो इस इक्वेशन को अगर मैंने एन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ज़ीरो, अगर मैं एम को एम से कैंसिल, ये शेप रह जाएगी, एम को एम से कैंसिल कर दिया, वी टी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास आर टाइम्स जी, वी टी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा आर टाइम्स जी। इक्वेशन 3 हम पहले ही निकाल चुके हैं। इक्वेशन 3 मुझे क्या बता रही है, इक्वेशन 3 मुझे एच टू ऑफ आर वी टी स्क्वायर ओवर टू जी, वी टी स्क्वायर की जगह अगर मैं ये आर जी वैल्यू पुट कर दूँगा, सो वी टी स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी आर जी, जी से जी कैंसिल, ये आर बाई टू, एच मेरे पास आ जाएगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ 2r प्लस आर बाई टू, एच इक्वल टू 5r बाई टू। अगर मैं पुराने प्रॉब्लम को फिर देखता हूँ, अगर ये हाइट मेरी 5/2 टाइम्स r है तो ये यहाँ से यूँ होता इस पॉइंट से ही नीचे ही नहीं गिरेगा, आगे चला जाएगा। अगर इसकी हाइट इससे कम है तो इस पॉइंट से पहुँचेगा ही नहीं, या तो नीचे वापस चला जाएगा या किसी पॉइंट पे के गिर जाएगा। अगर इसकी हाइट इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली हर पॉइंट पे तेज़ी से क्रॉस करता जाएगा। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उस केस में एन भी सर्वाइव करेगा, लेकिन ये मिनिमम कंडीशन है जिसके लिए यहाँ पे एन सर्वाइव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वेट है सर्वाइव कर रहा है। सो ये एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने वही चीज़ नीचे भी लिखी हुई है, दिस इज़ द मिनिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ आर फॉर विच एट पॉइंट बी, जो कि टॉप ऑफ द लूप है, ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल ऑफ। थैंक यू।